जय हिंद गाइस। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ ग्रुप पे रिज़ल्ट को प्रूव किया था, जिसको हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप कहते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी बची हुई है और आज वीडियो लेक्चर्स में हम इस बात को दिखाएंगे क्यों जो हमारे थ्योरम्स हैं या जो रिज़ल्ट्स हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं इन द वर्ड्स ऑफ द कंपटीशन एज वेल एज एकेडमिक। So now let us start again properties of a group। इसको हम रिजल्ट कहेंगे, आप थ्योरम भी कह सकते हैं। क्या है ये? What is the next result in a group Z? In a group Z, for all A belongs to Z, A inverse ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू ए। मीनिंग ये है कि अगर किसी एलिमेंट का हम इनवर्स निकालें, उसको एक और बार हम इनवर्स निकालें अगर, तो एलिमेंट खुद आ जाता है। दो बार इनवर्स निकालने के बाद एलिमेंट इटसेल्फ हो जाता है। तो किसी भी ग्रुप में अगर किसी भी एलिमेंट का अगर दो बार हम लोग इनवर्स निकालते हैं तो एलिमेंट इटसेल्फ प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। नाउ वी हैव प्रूव्ड दिस इन ए ग्रुप Z फॉर ऑल A बिलोंग्स Z, A इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू A। इफ A इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ A, देन बाय डिफिनीशन ऑफ द इनवर्स what A ऑपरेशन A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स ऑपरेशन A इज इक्वल टू A। अच्छा गाइस, यहाँ हम जो ऑपरेशंस लिखते थे वो ये सिंबल यूज करते थे स्टार का, ये ऐसा। और हमने कहा भी था कि कुछ ऑथर्स A भी लिखते हैं, जो ऑपरेशंस का जो पहला वर्ड्स है वो उसको यूज करते हैं। तो हम यहाँ दोनों लिखेंगे ताकि वो जो कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो जाए, क्योंकि जब हम लोग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो इनके और इनके इम्पॉर्टेंस को वहाँ देखेंगे। इसलिए इस ऑपरेशंस को मैं लिखने जा रहा हूँ। अच्छा, अगर आप चाहते हैं यही लिखते रहे तो यही लिखते रहिए, नहीं चाहते इन दोनों को लिखने के लिए तो हटा दीजिए, उनके बीच ऑपरेशन ये लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट समझने की गलती नहीं करना है कि वो एक एज ए थ्योरम प्रूफ के लिए वो चीज़ें लिखी जाती हैं। तो बहरहाल हम ऑपरेशंस ये लिख रहे हैं। तो दिस इज़ द डिफिनीशन ऑफ द इनवर्स। हमने पढ़ा है कि अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप के ईच एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और जो इनवर्स होगा वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होगा। अब अगर A Z में बिलोंग करता है तो सबको पता है कि A इनवर्स Z में बिलोंग करेगा, यानी A इनवर्स जो है एक G का एलिमेंट है। अगर A इनवर्स G का एलिमेंट है तो अगेन बाय डिफिनीशन ऑफ द इनवर्स अब इसका इनवर्स भी G में होगा, क्योंकि G में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो A इनवर्स अगर G में बिलोंग करता है तो बाय डिफिनीशन ऑफ द इनवर्स अगेन बाय द डिफिनीशन ऑफ द ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है इस एलिमेंट का इनवर्स भी G में होगा। तो अगेन by concept of or by definition of inverse क्या है कि A इनवर्स ऑपरेशन A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स ऑपरेशन A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द इनवर्स। मीनिंग क्या हो गई कि A इनवर्स का जो इनवर्स है वो ये है। अगर ये इसका इनवर्स है तो जो कंसेप्ट है इनवर्स का, अगर इन दोनों एलिमेंटों को ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगी। इसको हम लोग दो कह दे रहे हैं। नाउ टेकिंग 2 फ्रॉम 1 and 2 को थोड़ा अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर इस चीज़ को हम देखते हैं A ऑपरेशन A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और जो A इनवर्स है का इनवर्स ऑपरेशन A इनवर्स अगेन आइडेंटिटी है। तो फ्रॉम 1 and 2 सिंस A भी आइडेंटिटी के इक्वल है
और ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है। इसकी मीनिंग है कि ये जो होगा और ये जो होगा नेचुरली इक्वल होना चाहिए। मीनिंग ए इनवर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन दिस, क्योंकि ये भी क्वांटिटी आइडेंटिटी के इक्वल है और ये भी क्वांटिटी आइडेंटिटी के इक्वल है। यस, दिस इज द क्लियर, हियर। सबको ये क्लियर हो गया? या यहाँ से अगर देखते हैं हम लोग तो ये इसके इक्वल कर दें, ये इसके इक्वल कर दें और हम लोग इजीली उसको प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ एट रैंडम इक्वल नहीं करेंगे, ऐसा इक्वल करते हैं, देख लेते हैं कि कैंसिलेशंस लॉ कहाँ होल्ड करता है। क्योंकि यहाँ जितने भी हमारी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की हमने प्रूफ की है, हमने एक चीज़ देखा है कि जो कैंसिलेशंस लॉ है उस कैंसिलेशंस लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि डिफरेंट जो हम लोग थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं। तो अब यहाँ बाई लेफ्ट कैंसिलेशंस लॉ, डेफिनेटली ए इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड हेंस दिस इज योर रिजल्ट। ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। मीनिंग क्या हो गई कि अगर किसी एलिमेंट का 2 बार इनवर्स निकाला जाए तो वही एलिमेंट प्राप्त हो जाता है। तो दिस इज अगेन ए प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप और ये बड़ा सिंपल इसका प्रूफ है, बट कैसे प्रूफ है वो जानना चाहिए। हाउ कैन यू प्रूव दिस रिजल्ट? नाउ वी गो टू नेक्स्ट रिजल्ट। मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कैसे इसको प्रूफ करना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एकेडमिक में तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ये एकेडमिक के लिए शायद कोई इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि हायर जो मैथमेटिक्स हैं वहाँ ये पूछा न जाता हो कि ए इनवर्स। तो हम लोग जो एक रिज़ल्ट प्रूफ किए, वो रिज़ल्ट ये प्रूफ किए कि ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो ए एलिमेंट खुद ही इटसेल्फ होगा। अब नेक्स्ट एक प्रूफ करने जा रहे हैं रिजल्ट को। इस रिजल्ट का नाम हम लोग देते हैं रेसिप्रोकल लॉ और रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। अब ये रेसिप्रोकल लॉ क्या है? व्हाट इज द रेसिप्रोकल लॉ? इन ए ग्रुप जी प्रूव दैट ए ऑपरेशन बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। अच्छा, इसका नाम रेसिप्रोकल क्यों देते हैं? थोड़ा इस बात को हम क्लियर कर दें। वाई से हम रेसिप्रोकल क्यों कहते हैं? रेसिप्रोकल का मतलब है कि ए ऑपरेशन बी का जब इनवर्स करेंगे तो वो उल्टा होकर के खुलता है। मीनिंग है कि पहले बी इनवर्स आएगा, उसके बाद ऑपरेशन आएगा एंड ए इनवर्स। इसीलिए हम लोग इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। यानी मीनिंग ये है कि ए ऑपरेशन बी का जब हम इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स ऑपरेशन बी इनवर्स नहीं होता है, ये नहीं होता है। दिस इज नॉट, ये उल्टा खुलता है। उल्टा खुलने की मीनिंग हमारी ये है कि ए ऑपरेशन बी जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स होगा। और हम अब इसे प्रूफ करने जा रहे हैं। हाउ कैन यू प्रूव दैट? और गाइस इसको बड़ा ध्यान से सुनना है कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये। और हम कुछ कंपटीशन, हाई लेवल कंपटीशन में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि ये रिजल्ट क्यों इम्पॉर्टेंस है। और बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ कि कोई भी वीडियो लेक्चर बड़ा सीरियसली सुनना है, वॉच करना है, नोट्स भी बनाने हैं और जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट प्रूफ कैसे हो रहे हैं उसको सीरियसली वॉच भी करना है। तो यस, नाउ प्रूफ दिस रिजल्ट। हाउ कैन यू प्रूफ? हम इस रिजल्ट को कैसे प्रूफ करेंगे? ए बी कोई एलिमेंट है जी का, तो डेफिनेटली इसकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है ए ऑपरेशन बी भी जी में होगा। यस, डेफिनेटली होना है बाय द डिफिनीशन ऑफ द ग्रुप, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप। अब क्या होगा कि अगर ये एलिमेंट जी में है तो इसका इनवर्स भी मिलेगा, क्योंकि सिंस जी इज ए ग्रुप। अच्छा, अब इसका इनवर्स क्या होगा? वो कह रहा है कि ये ऑपरेशन बी का इनवर्स जो है इस तरीके से खुल के बाहर आता है। तो नाउ वी हैव प्रूफ दैट। अब इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। नाउ प्रूफ करने की टेक्निकलिटी कैसे है, कैसे प्रूफ करते हैं? बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, और यहाँ हमने लिखा ए ऑपरेशन बी एंड दिस ऑपरेशन, और ये ब्रैकेट बना लिया। अच्छा, ऐसा बनाने की टेक्निक क्या है? व्हाट इज़ द टेक्निक? ज़रा इस टेक्निक को ध्यान देना है कि इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि देखिए
ए ऑपरेशन, हमने कहा था एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में केवल 3 एलिमेंट्स नहीं हैं, हम बहुत सारे एलिमेंट्स को लेकर के एसोसिएट कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ का मतलब कि एलिमेंट का एसोसिएटिव होना, साहचर्य करना एक दूसरे के साथ। तो उस एसोसिएटिव लॉ में बात ध्यान देनी है कि जो ब्रैकेट तोड़ना है उनकी ग्रुपिंग का जो क्रम है वो एक जैसा रहना चाहिए। मतलब ये है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी है। अगर हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि जब ब्रैकेट टूटेगा, मतलब अगर ए को मैं ब्रैकेट के बाहर करना चाहूँ तो ए के बाद क्या है, बी है, उसके बाद सी है। तो अब ब्रैकेट का जो है आर्डर्ड वही रहना चाहिए। अगर आर्डर टूट गया, आर्डर टूट मतलब कि हम सी ऑपरेशन बी नहीं लिख सकते हैं। अगर सी ऑपरेशन बी लिखेंगे दिस इज नॉट एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मीनिंग ये है कि जिन ब्रैकेटों में वो लिखे हैं उनके आर्डर एक जैसे ही टूटेंगे। मतलब क्या है, वहाँ बात और क्लियर हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज, इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं ए को बाहर कर दूँ, ए ऑपरेशन ऐसे लिख दूँ, बी ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। दिस इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी इनवर्स इज व्हाट, बी इनवर्स व्हाट, बी इनवर्स मीनिंग इनवर्स ऑफ बी, और पता है बी ऑपरेशन बी इनवर्स क्या मिलनी है, दिस इज द आइडेंटिटी एंड दिस इज द ऑपरेशन ए स्टार। अब यहाँ किसी के साथ हम लगा लें, ब्रैकेट ऐसे कर लें, ऐसे ब्रैकेट कर लें, या ये ब्रैकेट हटा के हम ब्रैकेट ऐसे कर लें, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट किधर भी लगाया जा सकता है। ध्यान ये देना है एसोसिएटिव लॉ में, चाहे 3 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट से ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए हम ये लिख रहे हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ऑपरेशन डी ऑपरेशन ई। अब इनमें से मुझे किसी भी एलिमेंट को ब्रैकेट से बाहर करना है, तो ब्रैकेट से हम जब भी बाहर करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट को ही करते हैं, बीच से ब्रैकेट को बाहर नहीं करते हैं, क्योंकि बाहर करने का ऐसा रूल नहीं है। तो जैसे हम ए बाहर करेंगे तो ए ऑपरेशन, अब हम जैसे बी ऑपरेशन सी भी लिख सकते हैं, ऑपरेशन डी ऑपरेशन ई। कहने का हमारा मतलब क्या है कि 3 एलिमेंट का जो एसोसिएटिव लॉ है वो सबको पता है। जब 3 से ज़्यादा एलिमेंट का एसोसिएटिव मुझे यूज करना है, आपस में एलिमेंटों को साचार्ज करना है, तो फर्स्ट एंड लास्ट को हम ब्रैकेट से बाहर करते हैं और बाकी को जो ब्रैकेट्स लिखेंगे उनका आर्डर एक होना चाहिए। बस इतनी से मतलब है, इससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं। ये अगर ध्यान में है तो एसोसिएटिव लॉ गलत नहीं होगा, अदरवाइज एसोसिएटिव लॉ की गलती होने की संभावना हो जाएगी। अच्छा, वहाँ भी अगर कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है तो एसोसिएटिव लॉ में आर्डर इंपॉर्टेंस नहीं है, पहले हम बी को लिखें पहले सी को लिखें, क्योंकि सबको पता है अगर कम्यूटेटिव हुआ कोई भी ऑपरेशन तो बी ऑपरेशन सी ऑपरेशन बी लिखा जाएगा। तो वहाँ जो आर्डर्ड होगा, नो मीनिंग ऑफ द आर्डर, मतलब आर्डर अगर हम चेंज करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एक ही जैसा आएगा। लेकिन अगर कम्यूटेटिव नहीं है, ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है, तो एसोसिएटिव को आर्डर को चेंज करते वक्त बी कीप इन माइंड, थोड़ा ध्यान देते हैं। नाउ अब यहाँ हम आर्डर अगर ऐसे लगा दें, ग्रुप ऐसे कर दें यहाँ, तो ग्रुप ऐसे करेंगे तो ए ऑपरेशन ई, पता है ए आएगा, एंड दिस इज द ऑपरेशन ए इनवर्स एंड दिस इज द फाइनली ई। अब कोई स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे कर दे, नथिंग टू बी द डिफरेंस। तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि ए ऑपरेशन पहले इसकी रिजल्ट की वो बात कर रहा है, तो इसकी रिजल्ट की बात करेगा तो आइडेंटिटी की डिफिनीशन होती है, आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट होता है तो उस एलिमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अब ये डिफिनीशन इनवर्स से टूटेगा, बाय डिफिनीशन ऑफ द इनवर्स दिस इज द आइडेंटिटी। कहने की हमारी मीनिंग क्या हुई, ए ऑपरेशन बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब सबको पता है कि अगर ए कोई एलिमेंट है, इफ़ ए बी एनी एलिमेंट, जी का ग्रुप का कोई है, बी कोई एलिमेंट ग्रुप का है, और ए ऑपरेशन बी अगर ई आ जाए, तो अब मुझे पता हो गया है, दिस इम्प्लाइज मैं लिखूंगा बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए। और इनवर्स ऑफ ए लिखने का जो सिंबल है, जो यूज है, वो ए इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ए डैश भी लिख सकता है, नथिंग टू बी द प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात यहाँ से और भी लिखी जा सकती है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई, हमने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस किया था। जब ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई है तो ए बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। मीनिंग है कि बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए भी लिख सकते हैं, और यहाँ ए इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी भी लिख सकते हैं, और इनवर्स ऑफ बी मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ए इज इक्वल टू बी इनवर्स और बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। बात एक ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं।
अब यही कंसेप्ट मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। ए ऑपरेशन बी जब इस एलिमेंट पे ऑपरेट किया गया तो ई हो गया, तो इसकी मीनिंग हो गई कि बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, यूजिंग दिस कंसेप्ट गाइस, बी सीरियसली, व्हाट, इनवर्स ऑफ व्हाट, क्या लिखेंगे, इनवर्स ऑफ ए ऑपरेशन बी। और इनवर्स ऑफ ए ऑपरेशन बी लिखने का जो हमारा तरीका है ब्रैकेट में लिख के, दिस इज द इनवर्स। अगर ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू सी है तो दिस इज द सी इनवर्स, राइट, एंड दिस इज द बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। एंड नाउ वी हैव प्रूव्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्रुप की, ये रिवर्सल लॉ, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे बात तो बिल्कुल क्लियर होगी। तो एक और रिजल्ट मिल गया हमें, रिजल्ट ये मिला यहाँ कि ए ऑपरेशन बी का अगर इन्वर्स किया जाए तो वो उल्टा खुलता है, रिवर्सल बी इन्वर्स ऑपरेशन ए इन्वर्स। अच्छा, अगर कोई ये ऑपरेशन यहाँ यूज नहीं कर रहा है सिंबल, तो वो ऐसे लिखेगा ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ये बड़ा यूज नहीं करते हैं, हमेशा ऐसे ही लोग लिखते रहते हैं। कंपटीशंस में भी जनरली ऐसे ही लिख दिया जाता है, ऑपरेशंस हटा दिया जाता है, वो चीज़ें अंडरस्टूड हो जाती हैं। लेकिन जहाँ कहीं किसी क्वेश्चंस में ऑपरेशन का इंपॉर्टेंस होगा तो वहाँ ऑलरेडी मेंशन होगा। अब हम इस रिजल्ट को जर्नलाइज करें, इस रेसिप्रोकल लॉ को, तो उसको अगर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी लिखना चाहें तो मुझे उम्मीद है अब ये सबको पता हो गया होगा कैसे ये खुलेगा। उल्टा खुलता है, रिवर्स लेके चलते हैं, पहले सी इनवर्स लिखेंगे ऑपरेशन, उसके बाद बी इनवर्स लिखेंगे, उसके बाद ऑपरेशन ए इनवर्स लिखेंगे। अच्छा, अगर मैं 4 एलिमेंट पे ले लूँ इस पे, अब इसका इनवर्स निकालूँ तो क्या होगा, ये डी इनवर्स होगा, ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन सी इनवर्स होगा, ऑपरेशन बी इनवर्स होगा, ऑपरेशन ए इनवर्स होगा। तो हम एक जनरलाइज्ड रिजल्ट की बात कर लें अब यहाँ कि ये तो 2 पे था, अगर 2 से ज़्यादा हैं n के लिए हैं तो बातें कैसी होंगी, वो रिज़ल्ट कैसा होगा, a1 ऑपरेशन a2 ऑपरेशन एंड डॉट्स 1 an, अगर इसका हमें इन्वर्स निकालना है तो इज इक्वल टू ये आएगा an इन्वर्स ऑपरेशन एंड डॉट्स 1, तो यहाँ an-1 आएगा एंड डॉट्स 1 ऑपरेशन a2 इन्वर्स ऑपरेशन a1 इन्वर्स। अब हम एक क्वेश्चन उठा रहे हैं सिंपली ये दिखाने के लिए, एक हायर मैथमेटिक कॉम्पिटिशन्स का एक क्वेश्चन से अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस CSIR 2015 जून में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बार बार हम कहते रहे हैं कि अब हम लोग जो भी कोई भी क्वेश्चन जो पेपर का सेट करता है, चाहे एकेडमिक हो चाहे कंपटीशन हो, कंपटीशन्स का है तो काफ़ी उसकी जो है ट्विस्टिंग हो जाती है, वो ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा। और हमने कहा था एक आध क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, लेकिन जो भी 99% क्वेश्चन बनते हैं ओनली थ्योरी एंड रिजल्ट। तो हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं और इसके माध्यम से मेरी वो बात प्रूफ हो जाएगी कि रिजल्ट को कैसे यहाँ कोई भी IIT JAM वाले हों, CSIR वाले हों या गेट वाले हों, NBHM वाले हों, क्वेश्चंस को कैसे पूछते हैं। देखते हैं एक रिजल्ट पे एक क्वेश्चन रहा है CSIR में। क्वेश्चन ये था कि इफ़ x y z be any elements of group G such that x y z इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ मैं इंटू नहीं बोल रहा हूँ, CSIR वालों ने ऐसा ही लिखा है, कोई ऑपरेशन यहाँ मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ गलती मत समझ बैठिएगा ये इंटू है या कुछ और नहीं। दिस अंडर, ये भी हमने डिस्कस किया वहाँ कि ये अंडर ऑपरेशंस हैं और वो अंडर ऑपरेशंस हिडन होता है, जबकि लिखने की बात है। तो जब ये CSIR का जो भी क्वेश्चन पेपर ये सेट कर रहा होगा उसके बाद दिमाग में यही रही होगी जो भी हमने यहाँ लिखा है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अच्छा, ये भी सब ये यूज हो सकता है। चलते हैं, बहरहाल हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो उसमें जो ऑप्शंस दिया गया था 4 ऑप्शंस, एक ऑप्शन ये था कि y z x 1 होगा, सेकेंड ऑप्शन था y x z 1 होगा, थर्ड ऑप्शन था z y x 1 होगा एंड 4 ऑप्शन था कि z y x इज इक्वल टू 1 था।
ये 4 ऑप्शन उसमें दिए गए थे CSIR में। ये कंडीशंस थी, उसके बाद मुझे पता करना था कि इनमें से कौन सा ट्रू है। और ये जो है मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन था, एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन रहा है ये। चलते हैं अब ये देखते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास। व्हाट इज़ द गिवन? व्हाट इज़ गिवन? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 है, तो मुझे इन 4 ऑपरेशनों पे बात करनी है। अब ये यहाँ क्या है? वाई जेड एक्स है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस वाई जेड को जो है इसमें घुमाया गया है। जैसे यहाँ जेड लास्ट में है तब यहाँ जेड बीच में आ गया है, वाई बीच में है तो वाई यहाँ हो गया है। अब यहाँ देखते हैं वाई बीच में है तो वाई पहले हो गया है, ठीक है। एक्स बीच में आ गया है, जेड की पोजीशन वही है, ऐसी बात कही गई है। चलते हैं देखते हैं। गिवन है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। अगर एक बिल्कुल बात क्लियर है गाइस, इस पे बड़ा ध्यान देंगे, देखेंगे कि जो ये नेशनल स्तर का काफ़ी टॉप एग्ज़ाम माना जाता है, उसमें भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे वो रिजल्ट पे बन रहे हैं, आगे हम सब बात करेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो रिजल्ट से उसका सलूशन न दिया जा सके, बट ये बात है कि वो रिजल्ट कितना आप उसको डीप स्तर पे समझे हैं, जो प्रूफ है उसकी बारीकियों और उसके टेक्निकल जो वहाँ मैथमेटिक्स चीज़ें हैं वहाँ कितना आपने ध्यान दिया है। अगर इतनी ये सारी बातें ध्यान में हैं तो खुद ही आप क्वेश्चन बना सकते हैं। मैथमेटिक्स जस्ट लाइक एज ए गेम बना के उसको खेल सकते हैं। तो हम यहाँ प्रयास यही करेंगे किसी भी क्वेश्चन को जस्ट लाइक एज ए गेम बनाया जाए और गेम की तरह उसको ट्रीट किया जाए। चलते हैं देखते हैं। एक्स वाई जेड ये ग्रुप का एलिमेंट है और ये ऑपरेशंस 3 एलिमेंट के बीच में ऑपरेशंस किए गए हैं, तो डेफिनेटली क्लोजर प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन जेड ये जी में मिलना होगा। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो दिस इम्प्लाइज, अच्छा 1 क्या है यहाँ, ये नहीं कहना है कि दिस इज द आइडेंटिटी, नो, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 एलिमेंट्स है, 1 कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन ये जो रिजल्ट आएगा 1 जी में ही होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड जी में होंगे, तो एक्स वाई जेड जो भी आउटपुट होगा, जो भी बाहर आएगा वो भी जी में ही मिलना होगा, यानी 1 भी जी में होगा। हम इसका इन्वर्स करने जा रहे हैं। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1 इनवर्स, राइट। अब इनवर्स कैसे खुलेगा? यूजिंग दिस रिजल्ट, दिस हमने जनरलाइज्ड भी लिखा है। अगर 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, इनका अगर इन्वर्स किया जाए तो ये आएगा सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे आना है। तो जब इन्वर्स अगर हम खोलें तो यहाँ आएगा हमारा जेड इनवर्स, वाई इनवर्स एंड एक्स इनवर्स। दिस इज इक्वल टू 1 इनवर्स दिस, राइट। अब मुझे यहाँ बात क्या करनी है, देखते हैं इस चीज़ को। मुझे जो रिजल्ट प्रूफ करना है वो यहाँ कहीं भी ऑप्शंस में इन्वर्स नहीं है, तो फिर इन्वर्स हटाना पड़ेगा। तब इन्वर्स हटेगा कैसे? यहाँ जेड इन्वर्स है, जेड हम ऑपरेट कर दें दोनों साइड में। लेकिन एक बात गाइस बड़ा है सीरियसली ध्यान देना है कि अक्सर स्टूडेंट जो है गलती कहाँ करते हैं। अभी हमने कहा कि जब भी आप कोई भी एलिमेंट मॉडर्न अलजेब्रा में जब भी ऑपरेट करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट का ऑलवेज बी कीप इन माइंड। अगर ये आप गलती नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ी जो गलती है जो स्किप कर जाता है जनरली, उस गलती से आप बचे रहेंगे। अब हमें जैसे यहाँ जेड ऑपरेट करना है, तो जेड हम इस एलिमेंट से लेफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड जो भी कुछ होगा वो उसके लेफ्ट ही ऑपरेट होना चाहिए। राइट ऑपरेट नहीं करेंगे। अगर राइट ऑपरेट करेंगे तो जो मैथमेटिक्स जो हमारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं दैट इज रॉन्ग, कि ऑपरेशंस के पहले किधर अप्लाई करना है। क्योंकि अभी हमने यहाँ देखा था 2 लॉ हैं, एक राइट कैंसिलेशंस लॉ है और लेफ्ट कैंसिलेशंस लॉ है। इसकी मीनिंग ये थी कि अगर ए ऑपरेशन बी हो और बी ऑपरेशन ए हो तो आप ऐसे इसको काट नहीं सकते हैं, नेवर, दिस इज रॉन्ग। लेकिन अगर ये है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी है यहाँ, और ऑपरेशंस के लेफ्ट साइड दोनों एक ही हैं, तो तब यहाँ हमारा लेफ्ट कैंसिलेशंस लॉ लगेगा। तो इस चीज़ की टेक्निकलिटी को बहुत ध्यान देना है, बी सीरियस रहना है। जेड हम ऑपरेट कर दे रहे हैं, तो यहाँ जो भी कुछ होगा ये जेड 1 इनवर्स एंड दिस इज द जेड इनवर्स वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। अभी हमने कहा अब इनकी ग्रुपिंग को तोड़ना है, तो जेड इनवर्स जेड एक साथ ले लें। अब जेड यहाँ नहीं चला जाएगा क्योंकि बाई एसोसिएटिव लॉ हमने कहा था कि फर्स्ट एंड लास्ट की ही ग्रुपिंग और ऑर्डर्ड में ही रखना है। तो यहाँ कैसे रखेंगे? जेड जेड इनवर्स
and this is the y inverse x inverse, this is the z 1 inverse. अब अगर इस चीज़ को देखा जाए तो z इनवर्स, दिस इज द आइडेंटिटी बाय डिफिनीशंस ऑफ द आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, y इनवर्स x इनवर्स, दिस इज द z 1 इनवर्स s डेफिनेटली. अब इसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, अब y ऑपरेट कर दें, तो जब y ऑपरेट करेंगे तो दिस इज द y इनवर्स x इनवर्स. थोड़ा ब्रैकेट बना लेना तो अच्छा लगेगा, और ब्रैकेट कैसे बन रहा है आपको पता है, y z ऐसे लिख दिया एंड दिस इज द 1 इनवर्स. दिस इज अगेन y इनवर्स आइडेंटिटी एंड दिस इज द x इनवर्स. तो आइडेंटिटी जब भी किसी एलिमेंट पे ऑपरेट होगी तो ये हो जाएगा y z 1 इनवर्स. अब यहाँ ध्यान देना है, पे सीरियसली अटेंशन यहाँ करना, बड़ा सीरियसली वॉच करना है. अब यहाँ एक ही एलिमेंट है, अब हम जब x ऑपरेट करेंगे तो x इसके राइट भी ऑपरेट कर सकते हैं, राइट भी ऑपरेट कर सकते हैं और लेफ्ट भी ऑपरेट कर सकते हैं. तो अगर कोई स्टूडेंट x इधर ऑपरेट कर रहा है तो x यहाँ नहीं लिखेगा. बार बार ये चीज़ बोलना है, गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा, और लोगों की गलती यही रहती है. जब हम कोई चीज़ सीरियसली बाय डिफिनीशन से एक एक वर्ड चलें, बाय रिजल्ट एक एक चीज़ चलें, तो दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है जिसका आप बड़ा इजी वे में टैकल ना कर सकें. जैसे यहाँ देखिए ध्यान से, अब अगर मैं x यहाँ से ऑपरेट कर दूँ तो मुझे x यहाँ लिखना पड़ेगा. तो व्हाट इज़ द रिजल्ट, ये आइडेंटिटी आएगी, दिस इज़ द आइडेंटिटी s. और मुझे ये नहीं पता है कि आइडेंटिटी क्या है, दिस इज द आइडेंटिटी. तो दिस इज द x y z, दिस इज द आइडेंटिटी हियर. और अगेन मैं इस रिजल्ट पे ही आ गया, x y z इज इक्वल टू 1 गिवन है, राइट. यानी x y z का इसमें का जो ऑपरेशन है वो आइडेंटिटी दे रहा है. अब नेक्स्ट चीज़ों को हम देख रहे हैं यही. अब इस जो x को हमने यहाँ ऑपरेट किया था लेफ्ट से, ना राइट से ऑपरेट कर दें, मतलब ऐसे लिखें x इनवर्स x इज इक्वल टू y z 1 इनवर्स and this is your x, this is the identity e here and this is the y z 1 inverse x. मीनिंग क्या हो गई कि y z, अच्छा यहाँ जो रिजल्ट हमारे दिए हुए हैं, अगर इन सभी रिजल्टों को हम ध्यान से देखें तो सारे रिजल्ट में हमारी जो बात आ रही है कि y z x 1 है, दिस इज द 1. लेकिन CSIR में यहाँ मेंशंस नहीं है कि 1 इज द आइडेंटिटी. तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि इस ऑप्शंस को अगर हम देखें तो एक्चुअल में यहाँ 1 आइडेंटिटी ही है. अगर 1 आइडेंटिटी नहीं है तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन. CSIR ने जो क्वेश्चन सेटिंग की है, ठीक है, वहाँ 1 आइडेंटिटी मेंशंस नहीं है, बट अगर हम प्रूफ को ध्यान से देखते हैं और हमने जो प्रूफ जो दिया है, जो एक मेथड अडॉप्ट किया है, शायद एक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी. बड़ा इजी वे में इसको कैसे टैकल किया गया है. जो भी लिसनर बड़ा इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं सीरियसली, उनको एक एक बात समझ में आ रही होगी. इसकी मीनिंग है कि बस 1 इज द आइडेंटिटी. तो अगर 1 आइडेंटिटी है तो सबको पता है कि 1 का इनवर्स जो होगा 1 होगा. दिस इज द 1 एंड दिस इज द 1, तो दिस इज द 1 एंड z इंटू 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो मीनिंग दिस इज द z, दिस इज द z, दिस इज cancel out, this is the cancel out and identity is taking 1, so this is the 1, this is the cancel out and this is the x y z is equal to 1. This is the given here, but here this is the identity 1 and this is the 1. तो what happened, 1 is equal to y z x, यानी y z x की वैल्यू 1 होगी. यानी जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज राइट. एक्चुअली फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू. चलते हैं अब जरा एक दूसरे वे से देखते हैं, क्योंकि इसमें और भी ऑप्शंस हैं जो ट्रू हो सकते हैं. तो हमने इसका इन्वर्स निकाला और इन्वर्स निकाल के चीज़ों को देखा है. अब देखते हैं एक और कैसे इसी क्वेश्चंस को हम ट्विस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मजाक नहीं है, CSIR का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली उसको सारे एंगलों से जांचा परखा गया होगा. बट यहाँ 1 को आइडेंटिटी CSIR वाले ने मेंशन क्यों नहीं किया, अब पता नहीं व्हाट हैपेंस, वो तो जो पेपर सेट किया होगा वही जानता होगा. बट ये जो सिनारियो है और जो हमने प्रूफ किया है, इससे बातें बिल्कुल क्लियर है कि 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ द Z. नाउ यस, x y z इज इक्वल टू 1 है, तो दिस इम्प्लाइज मैं इसको लिख सकता हूँ x इनवर्स x y z इज इक्वल टू x इनवर्स ऑपरेशन 1 हियर, दिस इज द इनवर्स. एंड अभी इस x इनवर्स x को मैं ग्रुपिंग करूंगा तो पता है आइडेंटिटी आएगी और वो आइडेंटिटी सिनारियो से बाहर हो जाएगी. तो दिस इज द y z इज इक्वल टू x इनवर्स. अब अगर मैं y इनवर्स यहाँ ऑपरेट कर दूँ तो थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूँ y इनवर्स
वाई जेड इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स इनवर्स एस। अब इसको अगर मैं एक साथ ऑपरेट कर दूं तो अगेन दिस इज द आइडेंटिटी, केवल जेड बचेगा, जेड इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट को यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ बी सीरियस थोड़ा होना है कि अब जेड इनवर्स मैं राइट से ऑपरेट करूँ या लेफ्ट से, आप फ्री हैं किसी से ऑपरेट करना है, और दोनों ऑपरेशन करके मैं यहाँ देखूंगा कि मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है। अगर मैं जेड इनवर्स इधर से ऑपरेट कर दूं, मैं मीनिंग ये है कि अगर मैं जेड इनवर्स ये लिख दूं तो मुझे इधर यहाँ जेड इनवर्स लिखना होगा। अब ये आइडेंटिटी होगी और आइडेंटिटी दैट इज वन। अभी हमने बताया कि यहाँ वन जस्ट रोल प्ले, ऐसा वो गेम खेल रहा है कि वन इज जस्ट लाइक एज आइडेंटिटी। तो वन इज इक्वल टू जेड इनवर्स वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। बट अगेन जो भी मेरे यहाँ ऑप्शंस मेंशन हैं वहाँ तो इनवर्स में है नहीं, तो अब इनका इनवर्स कर दिया जाए, तो वन का इनवर्स कर देते हैं और जेड इनवर्स वाई इनवर्स एक्स इनवर्स इसका इनवर्स कर देते हैं। अब देखते हैं क्या आता है ये इनवर्स करने की वजह से। थोड़ा अब इसको मैं यहाँ ये डिलीट कर रहा हूँ ना, यस। अब यहाँ रिजल्ट आ गया। हमने क्यों कहा कि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ इसका कितना यूज हो रहा है। अब जब इसका इन्वर्स निकालेंगे, आइडेंटिटी का इन्वर्स निकाला गया है कि वो आइडेंटिटी ही होती है। इसका जब मैं इन्वर्स करूँगा तो बाई रेसिप्रोकल जो ला है यहाँ, एक्स इन्वर्स इन्वर्स वाई इन्वर्स इन्वर्स जेड इन्वर्स इन्वर्स वन, सबको पता है इन्वर्स का इन्वर्स अभी हमने प्रूव किया है। दिस रिजल्ट देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ यूज़ हो रहा है। दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, दिस इज द जेड। अगेन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन, अगेन दैट इज गिवन कंडीशंस। नाउ अब खेल कहाँ छुपा हुआ है, खेल यहाँ छुपा हुआ है। अब यहाँ देखते हैं कि हमने जो जेड इनवर्स लेफ्ट से ऑपरेट किया है, अब थोड़ा इसको मैं राइट से ऑपरेट करने जा रहा हूँ। हमने अभी तक ये बात यहाँ लिखने जा रहे हैं, जेड इज इक्वल टू जो आया मेरा वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, राइट से ऑपरेट करें, जेड इनवर्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, दिस इज द जेड इनवर्स, दिस इज द वन, दिस इज द वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, दिस इज द जेड इनवर्स। अब दोनों साइड थोड़ा इन्वर्स कर दिया जाए। अब इन्वर्स करने के बाद क्या चीज़ें मिलेंगी देख लेते हैं। आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी होना है। अब ये जो इन्वर्स होगा बाय रिवर्सल रूल, दिस इज द जेड इनवर्स इनवर्स एक्स इनवर्स इनवर्स। अब ये लास्ट यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट लास्ट में चला जाएगा और ये हो जाएगा जेड एक्स वाई इज इक्वल टू वन। अब ये देखते हैं ये किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, जेड एक्स वाई इज इक्वल टू वन, एस ऑप्शन थर्ड में प्रेजेंट है। बाकी ये चीज़ होनी नहीं है। तो इक्वेशन जो एक क्वेश्चन था हमारा उसका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शंस ट्रू है। कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि अगर हम डिफिनीशंस को सीरियसली वॉच करते हैं, रिजल्ट के प्रूफ को वॉच करते हैं, तो कोई भी हायर लेवल ऐसा कंपटीशन नहीं है, एकेडमिक तो बात ही नहीं है, तो दैट इज इजी। हायर लेवल कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसको ईजिली टैकल न किया जा सके। नाउ दिस वीडियो लेक्चर्स, अगली बार हम लोग और इसके रिजल्ट के बात करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन IITJAM, NBHM, TFR और गेट और नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि हम रिजल्ट जैसे हमने यहाँ दिखाया ओनली यूज़ द रिजल्ट एंड डिफिनीशंस, तो वहाँ भी हम बात यही करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।